गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था में। इसके पहले हम लोगों ने मौर्य काल के कुछ शासकों के बारे में देखा था, ठीक है, और उनके बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया था। अब आगे हम लोग आज से प्रशासनिक व्यवस्था और समाज के बारे में देखते हैं कि कैसा समाज था, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्योंकि हम लोग अगर हम लोग को जैसे कि हम लोग को गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, किसी भी एग्जाम को आप लोग कर रहे हो, पास करना चाहते हो, चाहे वो सरकारी नौकरी कोई भी पाना चाहते हो, ठीक है, हर किसी में हमको वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को एक मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को ही संचालित करना होता है, ठीक है। तो हमें समझना होगा कि जैसा आज हमारा समाज है, जैसा आज हमारा प्रशासन है, क्या ऐसी कुछ बातें थी जो हमारी पहले से होती थी, या आज की बातें जो पहले बातें जो हमारे आज के समाज में लागू होती हैं। तो इन सब बातों को एक मतलब सूक्ष्म अध्ययन की दृष्टि से आपको देखना होगा कि क्या ऐसा कुछ था। तो इसीलिए हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था और समाज के बारे में देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन इसके पहले हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें उसके पहले आप लोग वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जो है हमारा मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। और यहाँ से देखते हैं, मौर्य प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है, गुड गवर्नेंस। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी, ठीक है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। परंतु निरंकुशता नहीं थी। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी परंतु निरंकुश नहीं थी, ठीक, ये याद रखिएगा। निरंकुश नहीं थी इसका मतलब है राजा की मर्जी नहीं चलती थी। राजा को नियंत्रित करने के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है, जिनके ही सुझाव पर या जिनसे परामर्श लेकर ही राजा कार्य करता था, ठीक है। लेकिन हाँ, केंद्रीकृत थी इसका मतलब कि जो सर्वोच्च शक्ति होती थी वो राजा का होता था। मतलब राजा जो होता था वो ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। फिर उसको वो कई बातों पर ऐसा होता था कि जैसे आज के जमाने में वीटो कर सकते थे, ऐसे ही उसका था, कुछ बात होता था जो कि उसकी मान्य होती थी, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी लेकिन निरंकुशता नहीं थी, ठीक है। और कौटिल्य राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित करता। सप्तांग विचारधारा मतलब कि राज्य के 7 अंग थे। कौन कौन से थे? तो सबसे पहले राजा होता था, ठीक है। राजा के नीचे अमात्य होते थे। अमात्य कौन होते थे? अमात्य जो होते थे कि राजा के जो प्रशासन में जो कुछ मंत्री वगैरह होते थे, कि जो उच्च पदों पर आसीन मंत्री होते थे, उन्हीं को अमात्य बोला जाता था मौर्य काल में। उसके बाद होता था जनपद, जनपद के नीचे होता था दुर्ग, और दुर्ग के बाद होता है दंड, फिर मित्र। अब आपको ये याद नहीं होगा तो इसको याद करने के हम ट्रिक बताते हैं। हमने कैसे याद किया था? राजा होगा, तो राजा ऐसा तो है नहीं कि अकेले सब कुछ कर लेगा, उसको करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ठीक है, तो वो मंत्रियों की नियुक्ति करता था। मंत्रियों को अगर बात करें मौर्य साम्राज्य में, मौर्य काल में, तो अमात्य बोला जाता था, ये आपको याद रखना। अच्छा, अब अमात्य लोग रहेंगे कहाँ से? तो इनके रहेंगे तो जनपद में रहेंगे ना, ये याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। भाई रहेंगे तो कुछ शहर गांव कहीं रहेंगे ना, तो उनको जनपद बोला जाता था, फिर वो जनपद में रहते थे। जनपद में ये ऐसा तो है नहीं कि घर नहीं बना रहेगा कुछ, तो दुर्ग होते थे, दुर्ग, उनको दुर्ग कहा जाता था, ये लोग दुर्ग में रहते थे। अब दुर्ग में, सॉरी, यहाँ दुर्ग के बाद एक छूट गया है, तो दुर्ग के बाद कोष, दुर्ग के बाद कोष होता था। अब दुर्ग को बनवाने के लिए कोष, यानी कोष से पैसे लगेंगे, ये याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। कोष से पैसे लगेंगे, जो लोग पैसा देंगे, नहीं देंगे उनको दंड दिया जाएगा, तो जो लोग पैसा देंगे उनको मित्र बना दिया जाएगा। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अपने मन में ऐसे कुछ भी बना दीजिए याद करने के लिए। इन सप्तांगों में कौटिल्य जो है राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है और शेष को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सप्तांग सिद्धांत राजा को
कौटिल्य ने बताया है राजा को सिर, अमात्य को आंख, जनपद को जंघा। ठीक है, इसका मतलब है ये सिर, आंख और जनपद को जंघा। उसके बाद दुर्ग को बाँ बोला जाता था। कोश को मुख बताया है, कौटिल्य ने बताया है। ठीक है, मैं अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी उसमें। दंड, बल या सेना को मस्तिष्क बोला जाता था। मित्र जो है काम करना, कान, मित्र का अर्थ काम करना। अब इसका अर्थ होता है कि एक संपूर्ण बॉडी को चलाने के लिए या हमारा जो शारीरिक ढांचा है उसका ऐसा तो है नहीं कि हमारा अगर मान लीजिए सिर है और हमारी सिर में मान लीजिए ठीक है सिर है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है या आंख नहीं है या हमारी जो भी है क्या कहते हैं दिमाग नहीं है हमारे, तो हमारा कोई भी जो है शरीर का अगर एक भी अंग है जो ढंग से काम नहीं करता तो हमारा जो शरीर है वो लाचार हो जाता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी आंखें नहीं है तो आप वो कुछ देख ही नहीं सकता है, तो कितनी दिक्कतें होंगी उसको करने में, ठीक है, काम करने में, कुछ भी कोई भी काम होगा। तो उसी प्रकार जो है सप्तांग सिद्धांत में तो ये जो थे 7 अंग थे राजा के, वो बहुत एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था, ठीक है, या मजबूत तंत्र के निर्माण के लिए इन सातों की बहुत ज्यादा आवश्यकता, ठीक है। ठीक, और अर्थशास्त्र में तीर्थ और अध्यक्ष के बारे में बताया गया। तो अर्थशास्त्र में तीर्थ किसको कहा जाता था? जो मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च माने सबसे या उच्च अधिकारी होता था, उसको तीर्थ कहा जाता था। 18 तीर्थों की बात की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। 18 तीर्थों की चर्चा की गई है जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्य, ठीक है, उच्च अधिकारियों को ही महामात्य या अमात्य कहा जाता था। उनकी संख्या 18 होती थी। इसके साथ ही 26 अध्यक्षों की चर्चा की गई है, ठीक है। अध्यक्ष होते थे, महामात्यों की सहायता करने के लिए अध्यक्ष होते थे। इसको आज आप आज के जो होते हैं से कंपेयर करिए, ठीक है। आज क्या होते हैं? कैबिनेट होता है ना, ठीक है। कैबिनेट कितना होता है? कैबिनेट 12 से 15 जो है विशिष्ट जो मंत्रालय है हमारे, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, ठीक है, और मान लीजिए सैन्य मंत्रालय हो गया, जो भी सारे हैं, राजस्व मंत्रालय हो गया, इसके जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं वो कैबिनेट में होते हैं, ठीक है, तो महामात्य हो गए। उसके बाद इनकी सहायता करने के लिए राज्य मंत्री और क्या कहते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री और जो अन्य मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, मंत्री परिषद से ही निकल के बनता है कैबिनेट। तो इसमें अन्य मंत्री जो होते हैं उनको समझ सकते हो आप अध्यक्ष के रूप में, तब मौर्य काल के अध्यक्ष के रूप में। तो इसी तरीके की व्यवस्था तब भी थी, ठीक है। अब कुछ तीर्थों की बात करते हैं। तो तीर्थ जो होते थे बहुत सारे 18 थे, लेकिन इसमें कुछ ही हमने रखा है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। पुरोहित, सबसे पहले पुरोहित की बात करें तो ये धर्माधिकारी होता था। पुरोहितों की बात आपने भी अगर आज भी बात करें तो गाँव में सुना होगा कि पुरोहित है। पूजा पाठ में जो थोड़ा सा अगर आप श्रावस्ती साइड में चले जाएं जहाँ पे अभी उतना विकास नहीं हो सका है, ठीक है, तो वहां पे जो धर्माधिकारी पूजा पाठ करने का जो काम करते थे उनको पुरोहित बोला जाता था, ठीक है, या प्रधानमंत्री, तब के जमाने में प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद सेनापति, सेनापति तो सबको पता है, सीरियल पिक्चर में देखते होंगे कि युद्ध विभाग का जो मंत्री होता था उसको सेनापति बोलते थे, ठीक है, यानी सेना का जो मुख्य जो लीडर होता है उसी को सेनापति बोलते हैं। तो युद्ध विभाग का जो मंत्री था उसको सेनापति बोलते थे। समाहर्ता क्या होता है? समाहर्ता होता था जो राजस्व विभाग का मंत्री होता था, ठीक है, राजस्व विभाग का मंत्री या प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मतलब वही मुख्य अध्यक्ष, तो मंत्री या अध्यक्ष एक ही बात, या प्रधानमंत्री। प्रवेष्टा क्या होता था? फौजदारी मामलों का जो है न्यायाधीश होता था, जिसको कमिश्नर कहते थे। प्रवेष्टा, आप रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मांतिक, उद्योगों और कारखानों का निरीक्षक होता था कर्मांतिक। व्यावहारिक किसको कहते थे? दीवानी मामलों, प्रमुख न्यायाधीश थे। इसमें जो है न्यायालय की बात करें तो ये न्यायालय 2 भागों में बटा था मौर्य काल में। धर्म शोधन नहीं, धर्म स्थीय और कंटक शोधन। कंटक शोधन जो है फौजदारी मामलों का,
न्यायालय होता था। और धर्म स्थलीय जो है ये दीवानी मामलों, व्यावहारिक जो होता था ये दीवानी मामलों का न्यायाधीश होता था। व्यावहारिक, ठीक है। और प्रतिष्ठा फौजदारी मामलों का। उसके बाद दीवानी मामलों में जैसे कोई दहेज का मामला हो गया, विवाह का कोई मैटर हो गया, ठीक है, तो इसका जो सुनवाई होता था वो धर्मस्थलीय में होती थी। राजा सर्वोच्च न्यायालय होता था, ठीक है। और जो कंटक प्रतिष्ठा या फौजदारी जो कंटक शोधन जो है न्यायालय होता था उसमें मारपीट, चोरी, डकैती का जो कोई मामला होता था वो इसमें आता था, ठीक है। आगे देखते हैं दुर्गपाल क्या होता था। राजकीय दुर्ग का संरक्षक होता था। दुर्ग से दुर्गपाल से दुर्ग रक्षकों का जो अध्यक्ष होगा वही दुर्गपाल है। द्वारिक जो होता था राजमहलों की देखभाल करता था। द्वारिक मतलब कि द्वार जो रक्षा करता था, द्वारपाल, उसी को राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान बोला जाता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष यानी मंत्री परिषद का अध्यक्ष, तो नाम ही से पता चल रहा है। कुछ अध्यक्ष होते थे मौर्य प्रशासन के, कुछ अध्यक्ष होते थे जैसे अध्यक्ष। तो अध्यक्ष होता था ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है, या मॉप तौल का अध्यक्ष होता था। पर्ण मतलब किससे होता था? पर्ण का संबंध व्यापार और वाणिज्य से था। व्यापार या वाणिज्य, जो पर्ण लोग थे व्यापारी और वाणिज्य लोग ये पर्ण का प्रयोग करते थे, ठीक है, लेन देन के लिए। तो इसीलिए इसका जो पर्ण अध्यक्ष होता था वह माप तौल का अध्यक्ष होता था और व्यापार और वाणिज्य से संबंधित रखता था। सोना अध्यक्ष बोचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, ठीक है, शराब या मदिरा का अध्यक्ष एक के बाद है। कृपया अध्यक्ष, कृपया अध्यक्ष जो होता था वन और सिंचाई विभाग, कताई बुनाई का विभाग का अध्यक्ष होता था। लोहा अध्यक्ष, लोहा अध्यक्ष तो लोहा धातु होती तो धातु विभाग का अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, और इसी से पैसा बनता था तो टकसाल विभाग का अध्यक्ष हो जाएगा। मुद्रा अध्यक्ष जो है पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद वित्तीयता अध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष होता था और अन्नाध्यक्ष बंदरगाहों का, से आपको पता ही चल रहा है बंदरगाहों का अध्यक्ष शुल्क और चुंगी लेता था। देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष, देवता से धर्म पता ही चल जाएगा, धर्म के बारे में बात हो रही है। मौर्यकालीन प्रांतों की बात करते हैं। जो मौर्यकालीन साम्राज्य था, साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया, ठीक है, साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ठीक है, और उत्तरापथ की राजधानी जो थी, उत्तरापथ मतलब उत्तर का रास्ते, उत्तर के जो मार्ग थे, उत्तरापथ मतलब उत्तर का जो मार्ग था, उत्तर का जो हिस्सा था, उत्तर का जो क्षेत्र था, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। और जो दक्षिणापथ यानी दक्षिण का जो क्षेत्र था उसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। कई बार बोला जाता है, एग्जाम में आता है कि अवंतिका किसको कहते थे, प्राचीन काल में अवंतिका किसको कहते थे या अवंती किसको कहते थे, तो उज्जैनी, उज्जैनी को राजधानी थी अवंतिका या अवंती, ठीक है। प्राची यानी जो मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, मध्य देश, पाटलिपुत्र राजधानी, ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य में 4 प्रांतों में था, तो साम्राज्य होता था, ठीक है, सबसे ऊंचा। उसके बाद प्रांत होते थे। तो साम्राज्य का समझ लीजिए आज का देश, ठीक है, देश के बाद राज्य, आज का वर्तमान का राज्य, ठीक है। मंडलों में बांटा गया था, प्रांतों को मंडलों में बांटा गया था। मंडल जो होते हैं वर्तमान में अगर आप देख लीजिए तो जिले कह सकते हो, जिला। और इन प्रांतों का जो शासन होता था, प्रांतों का जो शासन होता था राजा के प्रतिनिधि,
यानी कि राजा का कोई घनिष्ठ ही, यानी अपना परिवार का ही कोई व्यक्ति जो होता था, उसके द्वारा प्रांतों का शासन संचालन होता था। उसके बाद प्रांत को मंडलों में विभाजित किया गया था। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक। उसके बाद अशोक ने, आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में केवल जो है प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी, क्योंकि इसने काठियावाड़ में भी अपना विस्तार कर लिया था, पश्चिम में। ठीक है, तो ये संख्या 5 हो गई थी। और इसकी जो 5वां था वो कौन था? कलिंग। कलिंग को जीत के इसकी राजधानी तोषली थी। इसने 5वां जो है प्रांत बना रखा था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में केवल 4 प्रांत थे। ठीक है, सबसे जिला के बाद होता था ग्राम, मंडल के बाद होता था ग्राम। मंडल को आज का जिला समझ सकते हैं, ग्राम को तो सबको पता ही ग्राम होता था। ठीक, ग्राम का जो मुखिया होता था ग्रामणी होता था। ठीक है, इसकी सहायता के लिए एक ग्राम सभा होती थी। ठीक है, और ग्राम सभा जो काम कर करती थी, छोटे छोटे कार्य करती थी गांव के, जैसे कि राजस्व, देखिए मुखिया क्या होता था? ग्रामणी। ठीक है, छोटे छोटे कार्य जैसे राजस्व संग्रहण कर लिया। ठीक है, और इसके लिए एक गोप नामक जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, ठीक है, ग्राम सभा की सहायता के लिए एक गोप होता था, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, जो इनकी सहायता करता था। ठीक है, राजस्व वगैरह एकत्रित करने के लिए ग्राम सभा की सहायता करता था। और साहगौरा और महास्थान से ग्राम प्रशासन की कुछ सूचनाएं प्राप्त होती। कहां से? साहगौरा, साहगौरा, स्तंभ लेख और महास्थान से ग्राम प्रशासन की कुछ सूचनाएं मिलती। उसके बाद देखते हैं कि गोप जो होता था, ये जो गोप होता था, जो ग्राम सभा की मदद करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी रखा जाता था, ये गांव में क्या करता था? हदबंदी। बताइए, जो गोप अधिकारी होता था वो गांव में आज के किस प्रशासनिक अधिकारी से संबंधित होगा? आप लोगों को दिमाग लगाना है। ठीक है, गांव में जो है हदबंदी, चकबंदी और भूमि वगैरह का काम कौन करता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सब। ठीक है, भूमि और मकान का पंजीयन करता था, रजिस्ट्रेशन वगैरह करता था, कर की छूट दे सकता था, जनगणना का काम करता था, और ग्राम का जो अध्यक्ष होता था ग्रामणी होता था, जैसे हमने बताया। और ग्रामणी जो होता था गांव, जो कि गांव की भूमि वगैरह के लिए सिंचाई उचाई का काम कर देता था। ठीक है, और गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? मौर्य काल में जो गुप्तचर विभाग होता था, गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामात्य सर्प। ठीक है, और महामात्य सर्प कहा जाता था जो उस विभाग का होता था, गुप्तचर विभाग, उसको। और जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, क्या कहता था? गूढ़ पुरुष। और इसके जो अधिकारी होते थे, ठीक है, महामात्य सर्प के जो अधिकारी होते थे उनको सर्प महामात्य उल्टा कर देंगे। ठीक है, और जो गुप्तचर होते थे, देखिए किसी भी मंत्रालय में हर लेवल, मतलब स्तरीकरण होता है ना, कि पहले मंत्री होंगे, फिर कर्मचारी होंगे, फिर पियोन वगैरह होंगे, ये सब लोग होंगे। तो उसी तरह जो महामात्य सर्प विभाग के अधिकारी होते थे उनको सर्प महामात्य, और जो गुप्तचर होंगे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। 2 प्रकार के गुप्तचर, जो गुप्तचरों का संगठन। ठीक है, एक थी संस्था,
और दूसरा था संचरा। ठीक है, इतना आराम से पढ़ा रहे हैं, आप लोग दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए। संस्था जो होती थी ये संगठित होकर काम करती थी। आज का रॉ, ठीक है, सीबीआई, और जो संचरा जो होती थी ये घुमक्कड़ होते थे। तो इनके एजेंट समझ लो, रॉ के एजेंट, सीबीआई के एजेंट, ठीक है। तो ये आज के एजेंट जो लोग होंगे थे तब के घुमक्कड़ हो जाते थे, संचरा के उसमें आते थे। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी होती थी। गुप्तचर तो होते थे लेकिन नगरों में या ग्रामों में शांति व्यवस्था के लिए एक पुलिस व्यवस्था भी की गई थी। पुलिस को क्या कहता था, रक्षा करने का काम करता। समाज के बारे में देखते हैं। ये टॉपिक ऊपर होना चाहिए था हालांकि, लेकिन नीचे आ गया तो कोई बात नहीं। जब मौर्यकालीन समाज के बारे में बात करते हैं तो कई सारी विशेषताएं हैं जिसको हम देखेंगे। जैसे दास व्यवस्था की अगर बात करें तो मैगस्ट्री जो स्ट्रैबो ने बताया है कि दास व्यवस्था नहीं, दास प्रथा नहीं थी, जबकि दासों का महत्वपूर्ण योगदान इसीलिए कहा है कि दास व्यवस्था नहीं थी। किसने कहा है दास व्यवस्था थी? तो कई सारे मतलब मतभेद है, कोई मतलब एक स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है कि नहीं थी नहीं थी। तो स्ट्रैबो और मैगस्टीनीज कहते हैं नहीं थी, लेकिन मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण स्थान। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि दास प्रथा एक तरीके से थी, लेकिन वैसी उसकी स्थिति इतनी बुरी नहीं थी, ठीक है, कि उनको प्रताड़ित किया जाता हो और सताया जाता हो, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, दास थे, लेकिन उनको एक दास एक पर्टिकुलर वे में कह सकते थे क्योंकि वो कृषि वगैरह का काम करते थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं कि बंधुआ तक की तरह ट्रीट किया जाता हो, ऐसी कोई बुरी स्थिति नहीं थी। ठीक है, तो त्रिपिटक में 4 प्रकार के दासों का वर्णन है। जैसे कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अशोक ने शिलालेखों में दास और कर्मकार का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो मौर्य साम्राज्य में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो स्मृति काल की अपेक्षा अच्छी थी। पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। ठीक है, नियोग हमने आपको बताया था कि अगर जो 2 भाई हैं, अगर बड़ा भाई से विवाह होता है और उसे संतान नहीं होती है तो उसकी पत्नी को अपने छोटे भाई यानी देवर के साथ पुत्र प्राप्ति के समय तक जो है उसके साथ रहना पड़ेगा। तो ये नियोग प्रकार के पुनर्विवाह आपको सबको पता है कि विधवा होने के या विधवा 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 विवाह कह सकते हो। एक ही बात है। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था, प्रशासन में भाग लेती थी स्त्रियां। स्त्री और पुरुष दोनों को तलाक लेने का अधिकार था। तो जो कौटिल्य है, चाणक्य है, उन्होंने मोक्ष कहा है, तलाक को मोक्ष कहा है। ठीक है, और कौटिल्य ने मोक्ष, हाँ देखो नीचे लिखा हुआ है, मोक्ष मोक्ष शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद मौर्य समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। पुनर्विवाह या विधवा विवाह एक ही बात है। कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी। ठीक है, कुछ विधवाएं जो है वो विवाह नहीं करती थी, उनको छंदवासिनी कहा जाता था। वैश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी, याद रखिएगा, वैश्यावृत्ति थी लेकिन पर्दा प्रथा नहीं था। राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था, जैसे आज भी राजकीय संरक्षण प्राप्त है। और स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां होती थी उनको रूपजीवा क्या कहते थे, रूपजीवा कहते थे। क्या हो गया? ठीक, तो उसे राजकीय संरक्षण रूपजीवा कहा जाता था। इनके कार्यों का जो निरीक्षण था वो गणिकाध्यक्ष करता था। संभ्रांत घर की जो स्त्रियां होती थी घरों में ही रहती थी, और कौटिल्य ने किसी भी स्त्री को अनिष्कासनी कहा है। मतलब हाँ सर, जो संभ्रांत घर की जो स्त्रियां होती थी वो घरों में रहती थी। कौटिल्य ने जो संभ्रांत घर की स्त्रियां होती थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो अनिष्कासनी मतलब बाहर ना निकलने वाली। मौर्य काल के बारे में कुछ यूनानी लेखकों ने उत्तर सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का प्रमाण लिखा। अब सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा के बाद जो है अर्थशास्त्र में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यूनानी लेखक जो है वो कहते थे कि शायद ये प्रथा थी। ठीक है, क्योंकि कुछ सैनिकों की स्त्रियों को सती होने का जो है
प्रमाण मिला है यूनानी शासकों के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण देखते हैं। मौर्य साम्राज्य केंद्रीय शासन पर टिका हुआ था और जिसका सबसे मजबूत आधार था सुयोग दूरदर्शी सम्राट। 332 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और आर्थिक संकट व्यवस्था का होना भी पतन के कारणों में महत्वपूर्ण माना जाता है। पतन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि योग निर्बल और अदूरदर्शी उत्तराधिकारी, जो आगे के उत्तराधिकारी आए वो अशोक के बाद, वो उतने योग्य नहीं थे, उन्होंने शासन को उतने अच्छे से नहीं संभाल सके। ठीक है, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण हो चुका था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सेंट्रलाइज था, राष्ट्रीय चेतना का अभाव कह सकते हो, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं थी काफी, प्रांतीय शासकों के अत्याचार भी बहुत सारे देखे जा रहे थे, करों की अधिकता काफी सारी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो है मौर्यकालीन का प्रशासन और समाज जो है, सामाजिक व्यवस्था जो है समाप्त होती है। अगले में हम देखेंगे कि कला कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग प्लीज वीडियो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और वीडियो जो है और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमने कब वीडियो डाला है। ठीक है, और मुझे एक फीडबैक भी मिलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, जिससे हम अपने में सुधार करके आप लोग को और अच्छा कंटेंट दे सकें। तब तक के लिए थैंक यू।